कल हमने पढ़ा था पी व वी में रिलेशन। तो कल हमारा जो एडियाबैटिक के लिए आया था या दोष के लिए आया था, क्या आया था, पी वी गामा इक्वल टू के। ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए रिलेशन आया था, आइडियल गैस इक्वेशन। फिर हमने यहाँ पे पी वी गामा इक्वल टू के है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, पी व टी के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या निकाल रहे हैं, रिलेशन। पी व टी के बीच में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन पी एंड टी। तो हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ से हम क्या करें, v को अगर मुझे रिप्लेस करना है, क्योंकि मुझे क्या निकाला, p और t के बीच में, यहाँ पे v है, v को मुझे हटाना पड़ेगा, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो v की जगह मुझे t आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे और उसको हम किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो v की वैल्यू निकाली, क्या हो गया, आर टी अपन पी। तो पी वी गामा इक्वल टू के था, तो हमने v की जगह क्या रखा, आर टी अपन पी। तो ये हो गया आर टी अपन पी, इसकी पावर कितनी हो गई, गामा। p की पावर गामा और r और t इसकी पावर भी गामा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस की आएगी। तो p की पावर 1 और p की पावर माइनस है गामा, तो क्या हो गया 1 माइनस गामा, और t की पावर क्या हो जाएगी, गामा इक्वल टू के। तो ये कितना हो गया हमारा, p व t के बीच में रिलेशन। p और v के बीच में रिलेशन कितना था, p v गामा इक्वल टू के, और p और t के बीच में रिलेशन क्या था, p 1 माइनस गामा t गामा इक्वल टू के। अब हमें क्या निकालना है, v और t के बीच में रिलेशन। अब हमें निकालना है v और t के बीच में रिलेशन। जब v और t के बीच में रिलेशन निकालना है तो वही चीज़ है, पी वी गामा इक्वल टू के। हमारे क्या पास क्या होता है, पी वी इक्वल टू आर टी। अब यहाँ से भी मुझे किसके बीच में निकालना है, v और t के बीच में, यानी कि p मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से मुझे p को हटाना है, यानी इसको रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ से क्या करें, यहाँ पे हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p का जाएगा, इसके नीचे जाएगा, तो आर टी अपन वी। यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूँगी p की जगह, तो कितना आ जाएगा, आर टी अपन वी और v गामा। अब v ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1, तो v गामा -1 हो जाएगा, और t है ये, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, t v गामा -1 के अपन r क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको के डैश बोल सकते हैं। तो t v गामा -1 इक्वल टू के, ये भी क्या हो गया, हमारा रिलेशन हो गया। ये किस किस के बीच में, t और v के बीच में है। हम p और v के बीच में निकाला है, और p और t के बीच में हम रिलेशन निकाल चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या बोला है कि अगर कोई सब्सटेंस या कोई सिस्टम किसी भी पोजीशन से स्टार्ट होता है, उसकी इनिशियल पोजीशन, और वो बहुत सारी स्टेट से पास हो और वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी साइक्लिक प्रोसेस कहलाती है। यानी कि हमने जब वहाँ समझा था तो हमने क्या बताया था, ए से बी गया और बी से वापस कहाँ आ रहा है, ए में आ रहा है, तो ए से बी जा रहा है, बी से वापस आ रहा है, ये क्या कहलाता है, हमारा साइक्लिक प्रोसेस आ रहा है। यानी कि वो अपनी वापस इनिशियल कंडीशन में आ गया, इनिशियल पोजीशन में आ गया, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी थी उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ए से बी गया तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। लेकिन वापस जब बी से ए गया तो ए पे कब आएगा, जब उसकी इंटरनल एनर्जी जो पहले थी उसी में आ जाए, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए हमने क्या लिखा, डी यू इक्वल टू 0। तो हमने क्या लिखा है, अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न टू द इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन में आया, तो यानी कि इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी को हमने क्या बोला, 0। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू, डी यू की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो डब्ल्यू हो गई। यानी कि हम जो भी एनर्जी देंगे वो किस में चेंज हो जाएगी, वर्क में चेंज हो जाएगी। In cyclic process, the total heat absorbed equal to the work done by the system। यानी कि सिस्टम के द्वारा जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो सिस्टम के ही द्वारा क्या हो जाएगी, वर्क करने में ख़त्म हो जाएगी। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हीट इंजन। हीट इंजन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पहले हीट इंजन को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि देखो, यहाँ पे एक हमारा सोर्स है जिसको हमने हॉट रिसीवर का है, यहाँ पे हमारा वर्किंग सब्सटेंस है। वर्किंग सब्सटेंस वो है जिस पे हमें वर्क करना है, या जिससे हम वर्क करेंगे, ठीक है। और ये है हमारा सिंक। तो हमने यहाँ पे क्या बोला है कि ये हमारा क्या है, हीट इंजन है। और ये जो भी वर्क होगा वो किस में होगा, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो सब्सटेंस है
इसको वर्क करना है, तो ये क्या करेगा, पहले सोर्स से क्या लेगा, एनर्जी लेगा, एनर्जी लेके कुछ वर्क करेगा, और जो बाकी हुई जो उसके बाद बची हुई एनर्जी है, जो रिमेनिंग एनर्जी होगी, वो क्या कर देगा, सिंक को दे देगा। तो हमने क्या बोला है, T1, और इसका टेम्परेचर कितना दिया है, T2, यानी सोर्स का टेम्परेचर तो हमने बोला T1, और जो हमारा सिंक है उसका टेम्परेचर कितना दिया हमने, T2। तो हमने बोला T1 यानी सोर्स की जो एनर्जी टेम्परेचर है वो क्या है, हमारा इस सिंक से ज़्यादा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने समझा। तो इस सबसे पहले हमने क्या बोला, हीट इंजन है। हीट इंजन के क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, हॉट रिसीवर, वर्किंग सब्सटेंस और कोल्ड रिसीवर। कोल्ड रिसीवर को हम क्या बोलते हैं, सिंक भी बोलते हैं। तो हॉट रिसीवर यानी सोर्स, इसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है बेटा, बहुत हाई होता है, और इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। यानी कि अगर हम इससे कुछ एनर्जी ले भी लेते हैं या इसको कुछ एनर्जी दे भी दे, सिंक को जैसे हम कुछ एनर्जी दे भी दे, तो इसके टेम्परेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका हमने क्या बोला है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई है और जो हीट कैपेसिटी है वो क्या है, इनफाइनाइट है। हमने क्या बोला, और इसका टेम्परेचर क्या है, T1 इज कॉन्स्टेंट, यानी कि टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, यानी टेम्परेचर क्या रहेगा, इसका कॉन्स्टेंट रहेगा। वर्किंग सब्सटेंस क्या है कि ना, ऐसे सब्सटेंस जिसके द्वारा क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्किंग सब्सटेंस। और सिंक क्या है, ये भी क्या है, हमारा लो टेम्परेचर का है सिस्टम है, लेकिन इसकी भी हीट कैपेसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। यानी अगर इसको हम एनर्जी दे भी दें तो इसके टेम्परेचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंक। तो अब देखो सबसे पहले हीट क्या है, हीट इंजन वापस देखो क्या है। सबसे पहले हमने बोला कि सोर्स है, इस सोर्स ये क्या करेगा, वर्किंग सब्सटेंस को कुछ एनर्जी देगा, और Q1 इसने क्या किया, एनर्जी ली, सब वर्किंग सब्सटेंस है, और Q1 एनर्जी लेके उसने कुछ एनर्जी से क्या कर दिया, वर्क कर दिया, और जो बची हुई एनर्जी है वो किसको दे दी, सिंक को दे दी। तो Q1 एनर्जी इसने ली, कुछ वर्क किया जिसको हमने बोला W, और जो बची हुई एनर्जी वो उसने क्या कर दी, सिंक को दे दी। तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, हीट इंजन। तो हीट इंजन हमने क्या लिखा, देखो, हीट इंजन इज अ डिवाइस बाय विच अ सिस्टम इज मेड टू अंडरगो अ साइक्लिक प्रोसेस दैट रिजल्ट इज इन कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। यानी कि जो हीट है वो किस में चेंज हो जाती है, हमारी वर्क में चेंज होती है। ठीक है, अब इसका एफिशिएंसी अगर हमको निकालनी है, एफिशिएंसी क्या होगी, जो वर्क हुआ है और जो हमने उसको एनर्जी दी है उनको हम सॉल्व करें, तो हम क्या बोले, नीटा, इसको क्या बोलते हैं हम, एफिशिएंसी के लिए नीटा यूज़ करते हैं। नीटा इज इक्वल टू वर्क डन अपन गिवन हीट। वर्क डन जो इसने वर्क किया है W, और गिवन हीट हमने इसको कितनी एनर्जी दी थी, Q1, तो हमने यहाँ पे इसलिए क्या लिख दिया, इसको Q1 लिख दिया। और W क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ देखो, Q1 एनर्जी इसने ली, उसने क्या किया, W वर्क किया और कितनी एनर्जी दे दी, Q2 इसने लौटा दी ना सिंक को। तो हमने क्या लिखेंगे, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, क्योंकि Q1 एनर्जी ही वर्क में चेंज हुई है और बाकी बची हुई एनर्जी उसने किसने दी है, सिंक में दी है। तो मैं Q1 इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W लिख सकते हैं, तो Q2 प्लस W, और W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W यही रहने दें और Q2 को उधर ले जाए, तो क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2। ये वैल्यू मैं यहाँ रख सकती हूँ इस W के अंदर। तो नीटा इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपन Q1। ठीक है, और हमेशा एफिशिएंसी क्या होगी, हमेशा इज़ लेस देन 1 होगी, क्योंकि कभी भी जितनी एनर्जी उसने ली है उतनी एनर्जी वो क्या कर दे, वर्क में चेंज कर दे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि जितनी एनर्जी ली हो और उतनी एनर्जी उसने क्या की, वर्क में चेंज कर दी हो। तो Q1, तो W को भी मैं क्या लिखती, Q1 लिखती, और N इक्वल टू कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि 100% किसी भी इंजन की या किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो एफिशिएंसी हमेशा क्या होगी, इज़ लेस देन 1 होगी। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि यदि देखो जैसे मैंने लिखा N इक्वल टू नीटा इक्वल टू 1, तो हमने क्या बोला, यदि वो कुछ भी एनर्जी सिंक को ना दे, अगर वो कुछ भी एनर्जी सिंक को नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी एनर्जी उसने सिंक को नहीं दी, तो Q2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1। तो वैल्यू अगर हम रखेंगे W इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे था W इज इक्वल टू W अपन Q1, तो W की जगह मैं क्या रखूँ, Q1 अपन Q1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ये आ गई नीटा इक्वल टू 1। तो ये क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने अभी बोला है क्योंकि किसी भी इंजन की या किसी भी सिस्टम की 100% कैपेसिटी नहीं हो सकती है। ठीक है ना बेटा, तो एक बार आप इसको देखो वापस, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इसे देख लीजिए।
फिर इसको वापस हम आगे पढ़ लेते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं अपन। अब आगे पढ़ते हैं। अब है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जो है वो जस्ट हमारा हीट पंप का क्या आता है या हीट इंजन का क्या है, सबसे उसका अपोजिट है या वाइस वर्सा है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, हीट इंजन का क्या है, वाइस वर्सा, यानी उसका जस्ट रिवर्स है। हीट इसमें भी क्या होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक। यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस के में क्या लिया जाता है, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, अमोनिया या फ्रियोन गैस होती है, तो फ्रियोन गैस है। अब देखो सेम वही सारी चीज़ें हैं कि इसका भी सोर्स का क्या होगा, टेम्परेचर बहुत हाई होता है और हीट कैपेसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। सिंक की क्या होती है, इसकी टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है और हीट कैपेसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। वर्किंग सब्सटेंस जिस पे वर्क करना होता है वो वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, वही देखो ये हमारा सोर्स, ये हमारा सिंक और ये वर्किंग सब्सटेंस। अब वहाँ पे हमने क्या कहा था कि हम ये जानते हैं कि रूल क्या होता है हमारा कि हाई एनर्जी से या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एनर्जी फ्लो होती है। तो एनर्जी हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होती है, लेकिन रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स होता है, यानी कि लो से, यानी कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हमें एनर्जी फ्लो करानी है। तो ऐसा तब होगा ना जब हम उसके ऊपर कोई वर्क करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल तभी है जब आप किसी पे वर्क करोगे, उसको बाहर से कुछ वर्क कराओगे या उसको फोर्स दोगे, तो वो क्या करेगा ना, हाई लो टेम्परेचर से क्या होगा, हाई टेम्परेचर की तरफ एनर्जी को फ्लो कराएगा। तो यहाँ पे भी क्या है कि सिंक है, इस वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, सिंक से कुछ एनर्जी लेता है। कब लेता है, जब उसके ऊपर कुछ वर्क किया जाता है। तो इसने क्या किया, इसके ऊपर वर्क किया, इसने इससे एनर्जी ली और जो एनर्जी है वो किसको ट्रांसफ़र कर दी, सोर्स को। क्योंकि हमारी क्या यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जो भी हम ना वस्तु रख रहे हैं, कोई गर्म है फ्रिज के अंदर, तो वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वो जो सिस्टम है, जो वो क्या कर रहा है, ठंडी जो एनर्जी है वो क्या कर रहा है कि हमेशा लो एनर्जी से क्या कर रहा है, हाई टेम्परेचर की तरफ, यानी कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि लो टेम्परेचर से इसने क्या किया, एनर्जी ली है। और एनर्जी कब ली है, जब उसके ऊपर वर्क किया गया, वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर वर्क हुआ, उसने एनर्जी ली और एनर्जी किसको दे दी, सोर्स को दे दी। तो यही क्या है हमारा रेफ्रिजरेटर का। तो रेफ्रिजरेटर का देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने, इन रेफ्रिजरेटर द वर्किंग सब्सटेंस एक्सेप्ट हीट Q2 फ्रॉम कोल्ड रिसीवर एट टेम्परेचर T2 some external work
W is done on it and heat Q2 is released to the source। ठीक है, वही मैंने कहा कि इसके ऊपर कुछ वर्क किया जाता है और ये सिंक से क्या लेता है, कुछ एनर्जी लेता है और बाकी एनर्जी को क्या कर देता है, किसको, सोर्स को दे देता है। तो ये हो गया T1। तो अगर वहाँ पे भी हमने निकाला था एफिशिएंसी, यहाँ पे हम क्या है उसको एफिशिएंसी को अल्फ़ा से डिनोट कर रहे हैं। तो अल्फ़ा क्या है कि एनर्जी गेट बाय सिंक, यानी कि एनर्जी कितनी एनर्जी उससे ली गई, तो हमने क्या बोला Q2 और वर्क डन कितना हुआ W, तो Q2 अपॉन W। अब W क्या है हमारा, Q2 प्लस W इजिकल टू Q1 होगा, क्योंकि इस पर कुछ वर्क किया गया तभी तो इसने सिंक से क्या की, एनर्जी की। तो हमने यहाँ पे लिखा देखो Q2 प्लस W इजिकल टू Q1, तो W यहाँ रहने दे और Q2 उधर चला जाएगा तो क्या आएगा Q1 माइनस Q2। तो W की जगह क्या रख दूँ मैं, Q1 माइनस Q2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमेशा इज़ ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है इसको और इसको, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, नीटा और अल्फ़ा, इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा, 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा, ये रिलेशन आएगी। क्योंकि ये और हमारा ये, इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन निकाला है। नीटा इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 और अल्फ़ा इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। इन दोनों के बीच में जब हम रिलेशन निकालते हैं तो क्या आता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा, ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या कह रहे हैं कि अगर वो जैसे हमने साइक्लिक प्रोसेस पढ़ा था सेम उसी तरह से, कि अगर कोई हमारा सिस्टम है वो क्या करे कि किसी एक स्टेट से या किसी एक पोजीशन से चलना स्टार्ट करे और वापस घूम फिर के वापस क्या आ जाए, अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम क्या बोल रहे हैं, दोज प्रोसेस विच रिवर्स टू इट्स इनिशियल स्टेट ड्यू टू मैनी प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल में क्या होता है, वो अपनी वापस इनिशियल पोजीशन में न लौटे, यानी कि इनिशियल स्टेट में ना आए, तो वो क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल। तो अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, तो ये क्या कहलाएगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की बात कर रहे हैं, तो कार्नोट इंजन जो होता है वो रिवर्सिबल हीट इंजन, यानी कि किस प्रोसेस पे काम करेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस पे ही काम करेगा। ए रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 2 टेम्परेचर, यानी कि हीट इंजन को क्या करे, 2 टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट किया जाए, तो वो क्या कहलाता है, कार्नोट इंजन कहलाता है। 2 टेम्परेचर क्या, सोर्स और सिंक। सोर्स का टेम्परेचर T1 और सिंक का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2। इन 2 टेम्परेचर के बीच में अगर किसी हीट इंजन को वर्क करवाया जाए और वो भी क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, तो इस तरह का जो इंजन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा कार्नोट इंजन। इसमें क्या होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं इसके, यानी 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस, सोर्स, स्टैंड और सिंक। देखो मैंने यहाँ बनाया है, सबसे पहले क्या है, ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस, एक पिस्टन, एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर हमने क्या किया, ये तो इसकी क्या कर दी है, इंसुलेटेड कर दी है, और नीचे वाला जो इसका सरफेस है वो क्या है, कंडक्टर है, और इस पर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है। इसमें क्या रखी गई है, एक आइडियल गैस है, वर्किंग सब्सटेंस के फॉर्म में क्या रखी गई है, एक आइडियल गैस रखी गई है। सेकंड क्या है, हमारा सोर्स है। ये पूरा सोर्स को हमने क्या कर दिया गया है कि 3 तरफ से तो इंसुलेटेड कर दिया गया, और ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या कराएगा, हमारा कंडक्टर कहलाएगा। इसका टेम्परेचर कितना है, T1 K है, यानी कि इसका टेम्परेचर जो होगा वो हाई होगा और इनफाइनाइट क्या होगी, इसकी हीट कैपेसिटी होगी। थर्ड जो है ये हमारा इंसुलेटर है, यानी कि ये पूरा क्या है, स्टैंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर स्टैंड है ये, ठीक है। और ये है हमारा सिंक, जिसमें भी हमने इसके 3 पार्ट्स, यानी ये जो 3 वॉल्स हैं उनको तो हमने क्या कर दिया, इंसुलेटेड कर दिया, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या रहेगा, कंडक्टर रहेगा। तो ये हो गया हमारा T2K, यानी कि इसका जो टेम्परेचर होगा वो लो होगा और हीट कैपेसिटी क्या होगी, इसकी इनफाइनाइट होगी, ठीक है। ये होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, ये इसमें 4 तरह के प्रोसेस होते हैं। एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस, सबसे पहले वापस सुनिएगा मैंने क्या बोला है, इसमें 4 तरह के प्रोसेस होते हैं, यानी कि जब भी वर्किंग सब्सटेंस पे कोई भी वर्क कराया जाता है या वर्किंग सब्सटेंस कोई वर्क करता है तो ये 4 फॉर्म में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सपेंशन होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। सेकंड क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन यानी कि फैलना,
यानी कि जो गैस रखी गई है वो क्या हो रही है, फैल रही है। ठीक है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सेकंड क्या बोला हमने, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। थर्ड है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, यानी कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि उसको जब हम दबा रहे हैं पिस्टन को नीचे की तरफ तो वो कंप्रेस हो रही है गैस। और तीसरा क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे देखो, द वर्किंग सब्सटेंस इज कैरी थ्रू अ रिवर्सिबल साइकिल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, यानी कि 4 स्टेप से कंप्लीट हो रहा है। ये देखो, ये ग्राफ है हमारा। ग्राफ किस किस के बीच में है, पी और वी के बीच में ग्राफ है हमारा ये। ठीक है बेटा, ये हमारा ग्राफ किस किस के बीच में है, पी और वी के बीच में। पी और वी के बीच में हम ये ग्राफ बना रहे हैं। पी और वी के बीच में ग्राफ है, तो सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं हम, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले इस जो हमारा पिस्टन है जिसमें हमने गैस को रखा है, इस कंटेनर को उठा के हम क्या रखते हैं, इसे सोर्स के ऊपर रखते हैं। जब हम इस सोर्स के ऊपर रख रहे हैं तो हमने यहाँ क्या देखा कि इसका नीचे वाला सरफेस क्या है, कंडक्टर है, और इसमें ऊपर वाला सरफेस भी क्या है, कंडक्टर है। जब हमने इसको उठा के जब हम इस पे सोर्स के ऊपर रख रहे हैं तो दोनों कंडक्टर क्या रहेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। तो यहाँ से ये क्या करेगा, वर्किंग सब्सटेंस यहाँ से इससे एनर्जी लेगा। तो एनर्जी इसने ली तो ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होना शुरू होगा। शिफ्ट कहाँ करेगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हमने इस वर्किंग सब्सटेंस वाले कंटेनर को उठा के कहाँ पे रख दिया, सोर्स पे रख दिया। क्योंकि इसका ऊपर वाला पार्ट भी क्या है, कंटेनर है, कंडक्टर है, और इसका नीचे वाला जो सरफेस है वो भी कंडक्टर है। तो दोनों क्या है, कंडक्टर सरफेस है। तो कंडक्टर सरफेस है तो ये करेगा कि इससे एनर्जी लेगा। तो जो गैस है वो क्या होगी, एक्सपेंड होना शुरू होगी, यानी कि उसमें क्या होगा, वो फैलना शुरू हो जाएगी। तो हमने क्या बोला कि इसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा। तो हमने क्या बोला, पहले इसका प्रेशर क्या था, P1 V1 था। अब इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा। और ये किस टेम्परेचर पे हो रहा है, T1 टेम्परेचर पे हो रहा है। तो जो भी वर्क डन होगा वो कितना होगा, 2.303 nRT1 log V2 अपॉन V1। ये वर्क डन कैसे आया, ये वर्क डन हम पहले निकाल चुके हैं। बैक डन देखो हम पहले निकाल चुके हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जब हमने निकाला था वर्क डन वैल्यू, ये देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए निकाली थी 2.303 nRT log 10 V2 अपन V1, ये वैल्यू निकाली थी। वही चीज़ हमने क्या की है, इसमें भी लिखी है। तो 2.303 nR किस टेम्परेचर पे, T1 पे किया था, तो T1 log 10 ना वॉल्यूम में क्या चेंज हुआ था, V1 से किस में चेंज हुआ, V2 में। यानी कि वॉल्यूम बड़ा है तो V2 ऊपर रखेंगे और V1 का रखेंगे नीचे रखेंगे, तो V2 अपन V1। तो ये तो हो गया हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि इस वर्किंग सब्सटेंस को जिसको हमने सोर्स पे रखा है, इसको उतार के कहाँ रख देंगे, स्टैंड पे रख देंगे। स्टैंड पे रख रहे हैं। अभी क्या करेगा, यहाँ से कोई एनर्जी ले नहीं सकता, ना इसको एनर्जी दे सकता है, क्योंकि ये तो पूरा क्या है, इंसुलेटेड है। तो अब क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। तो अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा कि अब ये एनर्जी क्या करेगा, अपने मॉलिक्यूल से लेगा, क्योंकि इसके पास जो एनर्जी तो वो थी नहीं, जो एनर्जी थी वो उसने क्या कर दी कि एक्सपेंड होने में पूरी एक्सपेंड हो गई इसकी। लेकिन अब इसके पास जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से लेगा, अपने मॉलिक्यूल से लेगा। तो मॉलिक्यूल से लेने के बाद जो वर्क करेगा वो वर्क कितना हो जाएगा, nR T1 - T2 अपन गामा -1। ये वैल्यू हमने एडियाबैटिक के लिए निकाली थी। तो एडियाबैटिक के लिए मैं आपको बता देती हूँ, एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने निकाली है वर्क डन। ये देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए nR T2 - T1 अपन 1 - गामा। ठीक है, वही चीज़ हमने निकाली है। अब क्योंकि यहाँ पे देखो एडियाबैटिक में T2 कैसे आया, क्योंकि हमने क्या बोला है कि पहले टेम्परेचर क्या था, T1 था। अब हमने क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना था, T1 था। अब जब हमने इसको उतार के यहाँ से लेके अब इसको कहाँ पे रख दिया, स्टैंड पे रख दिया। तो अब इसके पास तो कोई एनर्जी थी नहीं, स्टैंड के पास भी कोई एनर्जी नहीं, क्योंकि इंसुलेटेड है। अब ये इंसुलेटर है तो जो हमने इसको इसके ऊपर रखा तो ये एनर्जी कहाँ से ले रहा है, अपने मॉलिक्यूल से ले रहा है। तो इसकी यानी कि जो इंट्रा एनर्जी वह क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो T1 से कितना हो जाएगा, T2। तो ये BC जो कर्व दिख रहा है ये क्या है, हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन का कर्व है। तो ये P2 V2, अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V3, और प्रेशर भी कितना हो जाएगा, P3। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। तो वर्क डन कितना आ गया,
W2 NR गामा -1 T1 माइनस T2। ठीक है, अब हम आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं, तो आइसोथर्मल में क्या करेंगे कंप्रेसिबिलिटी में कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, वापस अब थर्ड स्टेप, 2 स्टेप हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने वर्किंग सब्सटेंस था यहाँ से इसको उतार के अब क्या रख दिया, सिंक पे रख दिया, सिंक पे रखा। अब ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको कंप्रेस करेंगे, यानी कि पिस्टन को नीचे की तरफ दबाएंगे। जब हम पिस्टन को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं तो जो गैस है अब वो क्या होगी, कंप्रेस होना शुरू होगी, यानी कि अब उसका एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होगी। अब वो क्या करेगा, उस एनर्जी को किसको दे देगा, सिंक को दे देगा, क्योंकि अब वो क्या चाहता है कि क्योंकि आइसोथर्मल है कि उसका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है, जो हम उस पर प्रेशर लगा रहे हैं जिसकी वजह से उसकी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो वो क्या करेगा, उस टेम्परेचर को क्या कर देगा, सिंक को रिलीज़ कर देगा, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है वो क्या है, CD से दिखाया, तो यह आइसोथर्मल कंप्रेशन का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, nRT2 log V2 अपॉन V, ये है ना हमारा V3 अपॉन V4, V3 अपॉन V4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा V3 अपॉन V4। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, एडियाबैटिक कंप्रेशन निकाल रहे हैं। यहाँ माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि वॉल्यूम में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, वॉल्यूम V3 ज़्यादा है और V4 की वैल्यू क्या है, कम है। ठीक है, अब आया है हमारा एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में भी हमने क्या किया, अब वापस क्या किया, इस कंडक्टर से, यानी कि जो हमने सिंक पे रखा है वर्किंग सब्सटेंस को, वापस यहाँ से हटा के वापस किस पे रख दिया, स्टैंड पे रख दिया। अब वापस हमने क्या किया, उस पिस्टन को कंप्रेस किया, तो अब क्या होगा कि कंप्रेस हो रही है, तो अब यहाँ पे वही चीज़ आ रही है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो वर्क डन कितना आ गया, माइनस का NR T1 माइनस T2 अपन गामा -1। अब यहाँ पर देखो इसका टेम्परेचर कितना है, T2, यहाँ इसका टेम्परेचर कितना है, T1, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अब इसका यहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। और इंक्रीज़ कब होगा, जब हम उसको उसके ऊपर वर्क करेंगे। जब हम वर्क करते हैं तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जब सब्सटेंस वर्क कर रहा है तो क्या होता है, हमारा सिस्टम यानी खुद वर्क करेगा तो वैल्यू क्या होती है, वर्क डन की पॉजिटिव होती है, और जब हम खुद वर्क करते हैं तो उस पर क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि हमने क्या रखा है, इस पर रखा है स्टैंड पे, तो स्टैंड पे रखने की वजह से उसका वर्क डन क्या हो रहा है, कम, वर्क डन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, वर्क डन नेगेटिव। तो W4 इजिकल टू माइनस का NR T1 माइनस T2 अपन गामा -1। अब टोटल वर्क डन निकालना है, तो हम सब टोटल वर्क को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो W1 प्लस W2 W3 W4 सबको ऐड किया, सबकी वैल्यू को रखा यहाँ पे, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, इन दो कैंसिल कर दिया, क्या बचा हमारे पास 2.303 R T1 log 10 V2 अपन V1 माइनस T2 log 10 V3 अपन V4, ये हमारे पास बची है वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बची है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ये है हमारी, याद हो V3 अपन V4 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है, V2 अपन, ये देखिए V2 अपन V1 है, ये वही चीज़ का V2 अपन V1 और V3 अपन V4। अब हम क्या बोल रहे हैं, B और C, ये B और C एक ही एडियाबैटिक, ये है ना एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसका पेयर है, तो हम क्या बोलते हैं, इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन का लिखते हैं, दोनों एक ही उसका रूप है। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कितना है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, यहाँ पे कितना है T2, इसके लिए कितना है T1, तो हम T और V के बीच में रिलेशन देख चुके हैं, TV गामा -1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे, T1 V2 गामा -1, T2 V3 गामा -1। T1 अपन T2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा V3, क्योंकि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि V2 अपन V1 चाहिए या V3 अपन V4 चाहिए, क्योंकि इस पूरे को सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे V के फॉर्मूले में चाहिए, फॉर्मूले में उसमें तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि T1 T2 है, P के फॉर्मूले में नहीं चाहिए, तो हमने इसलिए T और V वाला ही रिलेशन लिया। तो T1 V2 गामा -1, T2 V3 गामा -1, तो T1 अपन T2 कितना आ गया, V3 अपन V2 गामा -1। वैसे ही हम क्या निकाल रहे हैं, पॉइंट A और D, A और D की बात कर रहे हैं, ये A और D, ये क्या है हमारा एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी है, तो हम यहाँ बोल देते हैं कि पॉइंट A एंड D ऑन एडियाबैटिक कंप्रेशन कर्व, इनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, देखो
ए और डी। यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना है T2, तो मैं क्या लिखूँगी T2, यहाँ क्या लिखूँगी मैं, इसका टेम्परेचर कितना है T2, तो मैं लिखूँगी T2 V4 गामा -1। इसके लिए ए के लिए टेम्परेचर कितना है T1 है, तो मैं क्या लिखूँगी T1 V1 गामा -1। ये देखो T1 V1 गामा -1 और T2 V4 गामा -1। यहाँ से भी मैं T1 अपन T2 निकालूँ तो क्या आएगा V4 अपन V1 गामा -1। अब मैं इन दोनों को इक्वल रख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी आई है T1 अपन T2, यहाँ पे भी आया T1 अपन T2। इन दोनों को मैं क्या रखती हूँ, इक्वल रखती हूँ, तो क्या आएगा V3 अपन V2 गामा -1 और V4 अपन V1 गामा -1। गामा -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा V3 अपन V2 V4 अपन V1। मुझे क्या चाहिए V3 अपन V4 और V2 अपन V1, तो मैं क्या करती हूँ V3 अपन V4, तो इसको इधर ले चल जाऊँ और इसको इधर लेके चल जाते हैं, तो क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा V2 अपन V1 इज इक्वल टू V3 अपन V4। अब मैं यहाँ रख सकती हूँ V3 अपन V4 की जगह क्या रख सकती हूँ V2 अपन V1, ये रख दिया। तो W इज इक्वल टू 2.303 R T1 log 10 V2 अपन V1 माइनस T2 log V2 अपन V1। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या निकल रहा है log 10 V2 अपन V1, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा T1 माइनस T2, तो W इज इक्वल टू 2.303 R T1 माइनस T2 log V2 अपन V1। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्क डन, यानी कार्नोट साइकिल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा है तुम्हारा, वो है कार्नोट सेकेंड लॉ। इसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है।